एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे पहले खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में एक महिला टंकी पर चढ़ गई। महिला का जमीन विवाद चल रहा है, जिसे लेकर वो तहसील के चक्कर काट रही थी, मगर समाधान नहीं हुआ और इसी को लेकर महिला टंकी पर चढ़ गई। हरिद्वार में महिला अपने 2 बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ गई। महिला टंकी से कूदने की धमकी दे रही है। नीचे पुलिस प्रशासन का पहरा है। महिला को समझाने की कोशिश हो रही है, मगर महिला टंकी से नीचे आने को तैयार नहीं है। आखिरकार पुलिस किसी तरह से महिला को समझाने में कामयाब रही और वो टंकी से नीचे उतर आती है। महिला का कहना है कि उसका जमीन विवाद चल रहा है, मगर पटवारी और अधिकारी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। मुझे ना विभाग ने परेशान कर रखा है, तहसील वालों ने परेशान कर रखा है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे, लेकिन मेरा जमीन का मैटर नहीं सॉल्व करके दे रहे। सारे कागज मैंने इनको दे दिए। जाती हूँ तहसील में, कहते हैं ये कागज लाओ, मैंने वो दे दिया। कानून को साहब आए थे 6 तारीख में। लोग भी महिला के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पटवारी की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। तो तेलूराम पटवारी ने एक गड़बड़ की इन जमीनों के लेखा जो भी लिखा पड़ी है उसमें इनका गड़बड़ की उसने, और ये कई बार तहसीलदार महोदय के पास, एसडीएम साहब के पास, थाने में भी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। महिला के हंगामे के बाद प्रशासन अब कहीं जाकर हरकत में आया। नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जो महिला की जांच करेगी। अभी जांच का विषय थोड़ा, क्योंकि 30 साल पुराना आपका जो मामला है उसमें आपका विभिन्न पहलू से जांच करने की आवश्यकता है। तो इस सभी बिंदुओं को लेते हुए सोशल हाउसिंग जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनके आपका जो आधिकारिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जैसे उनसे संपर्क साधा जाएगा, जो कागज वो उपलब्ध कराएंगे उसके आधार पर जाँच आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी महकमों में हालत इतने खराब है कि लोगों को टंकी पर चढ़कर अपनी बात रखनी पड़ रही है? ऐसी नौबत ही क्यों आई कि महिला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। तो देखा आपने हरिद्वार में कैसे इंसाफ के लिए चक्कर काट रही महिला को टंकी पर चढ़ना पड़ा और उसके बाद समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को बदहवास हालत में उतारा गया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात अब कांग्रेस के प्रदर्शन की। महंगाई के विरोध में देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में सिलेंडर लेकर विरोध जताने पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी महंगाई से परेशान है, मगर सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। विपक्ष आम आदमी के मुद्दे को हवा दे रहा है। हाथ में गैस सिलेंडर है और निशाने पर प्रदेश सरकार। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, मगर सरकार को आम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। साथ ही कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस गैस के सिलेंडर को कांग्रेस की सरकार 400 पर छोड़ करके गई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 900 और 1000 रुपया में जो है आम आदमी को मिल रहा है। पिछले 20 दिनों में 100 रुपया जो है सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है, और निश्चित रूप से उससे आप भी प्रभावित हैं और आमजन भी प्रभावित है। पेट्रोल जो है 85 के पार चला गया, डीजल जो है 75 के पार चला गया। गरीब आदमी के बस में ना तो सब्जी खरीदना है, ना दाल खरीदने की स्थिति में वो है। सरकार पर विपक्ष के आरोप है, मगर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के ऊपर ही सवाल क्यों उठाती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, मैं तो उनको यही नसीहत दूंगा कि उनको अपने जो शासित राज्य हैं वहाँ पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए, और अपने यूपीए के कार्यकाल के दौरान जो महंगाई की हाय थी, प्याज महंगा था, आलू महंगा था और सारी चीज़ें महंगी थी, जनता त्रस्त थी महंगाई से, उस पर भी उनको आकलन करना चाहिए, उसके बाद प्रदर्शन करना चाहिए। विपक्ष अपना विरोध जताने के लिए हाथ में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचा था, साथ ही पुतला भी जलाया गया। विपक्ष का आरोप है कि न तो भाजपा सरकार चुनाव के दौरान किया गया अपना वादा पूरा कर रही है और न ही आम आदमी के हितों से जुड़े फैसले ही ले रही है।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो महंगाई के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, तो वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से 1 घंटे के लिए मौन रखा। हरीश रावत अपने आवास पर 1 घंटे तक मौन पर रहे। हरीश रावत का यह मौन बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था। हरीश रावत का कहना है कि आम आदमी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं हरीश रावत को कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग उठ रही है और इस पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने चुटकी ली है। क्या कहा हरक सिंह रावत ने, आपको सुनवाएंगे। हरीश रावत जी को प्रदेश की जनता बहुत गहराई से मुख्यमंत्री के रूप में देख चुकी है। अब कोई जो जैसे होता है ना कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, एक तिलिस्म होता है उसके व्यक्तित्व में कि भाई अगर ये बनेगा तो हो सकता है कुछ अच्छा हो, लेकिन वो तिलिस्म टूट गया है। वो मुख्यमंत्री के रूप में फेल हो गए, 2 विधानसभा। देखिए, ये ऐसा दुर्भाग्य है राज्य बनने के बाद कि भाजपा विपक्ष में आई थी 2002 में, तो 19 विधानसभाएं थी उनकी। 2007 में कांग्रेस विपक्ष में आई तो 20 विधानसभा जीत गया है। चलिए बात अब कुंभ की कर लेते हैं। हरिद्वार कुंभ के आधे अधूरे चल रहे कामों को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत कुंभ के काम का निरीक्षण करने पहुंचे। दीपक रावत ने बैरागी कैंप इलाके का निरीक्षण किया। दीपक रावत का कहना है कि कुंभ के अस्थायी काम पूरे हो चुके हैं, जबकि स्थायी कामों की भी अच्छी खासी रफ्तार है। हालांकि मेला अधिकारी के दावों में कितना दम है, ये एबीपी गंगा आपको पहले भी कई बार दिखा चुका है। खबर में शहर में जहां जहां अभी भी अधूरे आधे काम नजर आते हैं, वहीं संत भी कई बार कुंभ के आधे अधूरे कामों को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। एक उनमें से बुला लो, उसको भी पता होगा। तो ठीक है, ये साफ होना है, समझ गया। तो मतलब ये कहां से कहां तक है? महाकुंभ के कार्य अंतिम दौर में हैं। खुद मेला अधिकारी दीपक रावत जी ग्राउंड जीरो पर जाकर ये देख रहे हैं किस तरह के काम चल रहे हैं। क्या कुछ हमारे साथ में मौजूद मुझे बातचीत करें सर, क्या है ग्राउंड जीरो पर इस वक्त, क्या पोजीशन है और किस ग्राउंड जीरो पे अभी जो हमारे काम चल रहे हैं, जो नितांत रूप से जिसको आप कहते हैं बहुत ही आवश्यक काम और जो टेम्पररी नेचर के काम है, टेम्पररी मतलब कुंभ के बाद नहीं रहते हैं, और जो कुंभ के बाद आगे भी चलेंगे वो काम तो पहले ही पूरे हो चुके हैं। सिर्फ रानीपुर झाल के ब्रिज को आप छोड़ दें, ये काम को आप छोड़ दें, बाकी सारे काम हमारे पहले ही पूरे हो चुके हैं। यद्यपि कोरोना की वजह से हमें काफ़ी टाइम का लॉस हुआ था, हमें टाइम पे लेबर नहीं मिल पाई थी और टाइम पे हमें मटेरियल नहीं मिल पाया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम ने अच्छा काम किया, वो सारे काम पूरे हो गए। ग्राउंड जीरो पे अभी हम बैरागी में खड़े हैं। बैरागी में आपके कल भी सर आप गए थे 2-3 जगह, आपने कई जगह निरीक्षण किया है, तो क्या लगा है कि कितने काम हमारे हैं और संतों को लेकर किस तरह के कैंप्स वगैरह लगाए जाएंगे, क्या कुछ चीज़ें हो होंगी? देखिए, इसमें जो पूर्व में कैंपिंग होती है परंपरा के आधार पर, वैसी कैंपिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं और इसके सारे रिकॉर्ड्स मेला प्रशासन के पास पहले से रहते हैं। पूर्व में जो सुविधाएं दी जाती हैं, बिजली की हो, पानी की हो, कुछ एक जगह हम टेंटेज भी देते हैं, बाथरूम्स भी देते हैं, वो सारे टेंडर्स हमारे हो चुके हैं और आजकल वर्क अवार्ड हो रहा है। अब उनको माइक्रो प्लान के तहत बस जमीन पर इम्प्लीमेंट करना है। तो टेंट्स वगैरह कब से लगने शुरू होंगे? जो जितनी ये हमारी प्लेसिंग सबकी हो चुकी है, सभी से हमने कहा है कि जो अब तक हमारा नोटिफिकेशन होने से पहले ये सारे के सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो महाकुंभ के कार्य हैं वो लगभग कंप्लीट होके हैं, जो अस्थायी तौर पर काम है उनका वर्क अभी चल रहा है और जल्द ही उनको धाता पहुंचाया जाएगा। हरिद्वार से सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा। जहां तो मेला अधिकारी कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो मौके पर कई खामियां मिली। बैरागी कैंप में निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही पकड़ में आई। एक शख्स बिजली विभाग के खुले में झूल रहे तारों से अपने वाहन की बैटरी चार्जिंग करता मिला, जिस पर मेला अधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। एमडी साहब ने बोला है पूरी वसूली नहीं होगी तो मैं भी तनख्वाह नहीं। मेले में तो होता है, मेले में तो होता है। किसको किस बात में दिखाइएगा? मेले में तो पहले दिखाओगे आप तार, सब मेला लगने इतने साधु संत आएंगे, किसी को नुकसान होगा कौन जिम्मेदार होगा? नहीं सर, आधे घंटे में एक तार ना दिखी और इनके खिलाफ मुकदमा है कि कुछ अवैध चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, या फिर अगर मीटर लिया भी होता है तो इस तरीके से लिया होता है कि इसमें जो कनेक्शंस हैं किसी भी तरीके से सेफ नहीं माने जा सकते। और तार अगर नंगे हैं, आप जानते हैं कि मेले में इतना अपार जनसमूह यहाँ पे रहता है, श्रद्धालुगण रहते हैं, लोग आते जाते हैं, वैसे भी आते हैं, तो रिस्क भी एक लाइफ को है। तो इसलिए मैंने एक्शन विद्युत से कहा है कि तत्काल उसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करें।
चलिए, आने वाले समय में राजधानी देहरादून के चारों तरफ 4 लेन सड़कों का जाल बिछा मिलेगा। हरिद्वार से देहरादून का काम इसी महीने पूरा होने जा रहा है। अब नए प्रोजेक्ट्स में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और देहरादून पांवटा साहिब के बीच 4 लेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे खूबसूरत पार्ट सहारनपुर के गणेशपुर से देहरादून तक 29 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगी। यह काम 2000 करोड़ की लागत से पूरा होगा। हाँ, हमारी एक प्रोजेक्ट है जो गणेशपुर से जो है देहरादून को जोड़ेगी वो प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में है और इसकी जो है बिडिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है, बिड्स भी रिसीव हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट अवार्ड स्टेज में अब आ गए हैं। और इसकी लंबाई टोटल 29 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का भाग जो है यूपी के अंदर है और 3 किलोमीटर का भाग उत्तराखंड में है। मैक्सिमम जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट्स रहेगा। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे और इस दौरान वो पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों पर बरस पड़े। पर्यटन मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई। वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ, क्या पानी होना चाहिए मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज अधिकारी की क्लास लगा रहे। ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री महोदय को इतना गुस्सा आया कि सबके सामने ही अफसर को लताड़ लगा दी। वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ, क्या पानी होना चाहिए मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। पौड़ी के कोट मल्ला इलाके में पानी की समस्या है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे, मगर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मंत्री से कर दी। क्या पानी होना चाहिए मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। हमने आदेश दिए हैं कि जो पानी की किल्लत है इस समय मल्ला बदलपुर के अंदर, दुधार खाल के अंदर, इसका निराकरण किया जाए। और आज काफी हमने आदेशित किया है और कहा है कि भाई जो कार्यकर्ताओं के जो है काम होने चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मोबाइल फोन पर अपनी शिकायत रखता है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस पर सुनना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो सभी अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि लोगों की समस्या सुने और उस पर कार्रवाई करें। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पेयजल विभाग के अफसरों से कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब अधिकारियों को मंत्री की फटकार पड़ी है। देखना होगा कि समस्या का समाधान होता है या फिर मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। क्या पानी होना चाहिए मुझे रिपोर्ट करना। टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। चलिए, तो देखा आपने अधिकारियों को किस तरह से सतपाल महाराज ने खरी खरी सुनाई और फटकार लगाई। वहीं बड़कोट में ग्राम प्रधान और उनकी सास की दबंगई का वीडियो सामने आया है। ग्राम प्रधान की सास ने एक युवक को सभा के दौरान ही थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है ग्राम सभा की मीटिंग हो रही थी और इसी दौरान एक युवक वीडियो बनाने लगा और इसी बात पर ग्राम प्रधान की सास को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। उधर रुद्रप्रयाग के जंगल में आग लगी है। जंगल धू धू कर जल रहा है, मगर वन विभाग इससे बेपरवाह बना हुआ है। कोई सोच नहीं सकता कि एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जंगल धू धू कर जल रहा है। रुद्रप्रयाग की इन तस्वीरों को देखिए। दिन हो या फिर रात, जंगल सुलग रहा है। जखोली रेंज का जंगल 2 दिन से जल रहा है। जंगल में आग लगी हुई है, बावजूद इसके वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। बड़े बड़े पेड़ सुलग रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, हाईवे पर गिरा ये पेड़ कैसे जल रहा है। इसके आसपास लगी घास भी आग की भेंट चढ़ चुकी है। रात के समय का नजारा तो और भी डरावना है। जंगल में लगी आग दहशत पैदा कर रही है। हरियाली पर आग ने ऐसा कहर ढाया है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को सुहा कर दिया। जंगल के एक बड़े हिस्से में
आग लगी हुई है। वन विभाग के जखोली रेंज के कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर जंगल सुलग रहा है। वन विभाग को तो जैसे जंगल की कोई परवाह ही नहीं है। ये आग सिर्फ हरियाली की दुश्मन नहीं है, इससे वन्य जीवों को भी खतरा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चलिए, तो कड़ाके की सर्दी में भी सुलग रहे हैं जंगल, लेकिन अधिकारी और वन विभाग अनजान बना हुआ है। कहते हैं आस्था के सामने सब चीजें बोनी साबित हो जाती हैं। जोशीमठ में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लोग बर्फ पर नंगे पांव अपने आराध्य देव जाख राजा की यात्रा लेकर चल रहे हैं। ग्रामीण 2 किलोमीटर लंबे बर्फीले रास्ते से होकर गुजरे। इस दौरान ग्रामीणों ने बर्फबारी पर नंगे पांव लंबी दूरी तय की। रुड़की के मेयर गौरव गोयल और महिला के साथ हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिला के पति ने आरोप लगाया कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिस पर मेयर के साथ माफी मांगने का पोस्ट और फोटो अपलोड की गई। महिला के पति का कहना है कि उन्होंने अभी तक मेयर के साथ विवाद उनका सुलझा नहीं है और न ही इस मामले में कोई समझौता ही हुआ है। महिला के पति ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, साथ ही मामले की जांच की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि एक महिला ने मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का पति मेयर के कार्यालय में ही काम करता था। किसी बात को लेकर उनका मेयर के साथ विवाद हुआ था और इस मामले में महिला के पति को जेल भी जाना पड़ा था। और मेयर साहब के साथ अलग अलग तरह की 4 फोटो है और एक निशंक जी के साथ फोटो डाली गई और उसमें माफ़ी मांग रहे हैं हम दोनों उनसे, जबकि ये कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अभी मैं जेल से आया हूँ, जमानत पे हूँ 2 तारीख से, और उसके बाद क्या है वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो फैसला हो ही नहीं सकता है। अभी जांच चल रही है, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ। जैसा जांच का निष्कर्ष आएगा इसमें उचित कार्रवाई, और वो चीज़ तो जांच का विषय है, जैसा होगा फिर मैं बताऊँ। वहीं कोटद्वार में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया है। वहीं रुद्रपुर में एसडीएम के नाम से अवैध वसूली करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है पहाड़गंज बस्ती में एसडीएम और पटवारी के नाम पर एक युवक अवैध वसूली कर रहा था। पहाड़गंज में अशफाक का मकान का काम चल रहा है। आरोप है कि विनोद नाम का एक युवक आया और खुद को तहसील का कर्मचारी बताते हुए मकान का काम बंद करने की धमकी देने लगा। युवक की इस बात पर शक होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और मामले की शिकायत एसडीएम से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक ने प्रीत विहार सहित आसपास के इलाकों में कई बार अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली की है। वहीं खटीमा में पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है बाजार चौकी पुलिस ने इस्लामानगर में इन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक स्मैक की तस्करी का काम कर रहे थे। बाजपुर में 9 मुर्गियों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। पशुपालन विभाग की टीम ने मृत मुर्गियों के सैंपल लेकर बर्ड फ्लू की जांच के लिए भेज दिए हैं। और अब एक प्रेरणादायक खबर जो आई है रुद्रपुर से, जहां 15 साल के अभिषेक का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। लेकिन क्यों, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रपुर के अभिषेक चंद्रा ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। अभिषेक ने 1 मिनट 58 सेकंड में विश्व के नाम बोलने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास बना दिया है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ट, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। अभिषेक का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अभिषेक को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस का खिताब से भी नवाजा गया है। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी प्रकार से एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को पूरा करने के बाद वो आपको फ़ोन करते हैं और उसके बारे में पोस्टल एड्रेस पूछते हैं और उस पोस्टल एड्रेस पे 1 महीने में वो भेज देते हैं उसका सर्टिफिकेट और मेडल। अभिषेक रंपपुर वार्ड नंबर 23 में रहते हैं। उनके पिता मूंगफली की ठेली लगाते हैं। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इसीलिए अभिषेक सुबह उठकर अखबार भी पढ़ते हैं। उससे जो कमाई होती है
वो उससे अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। अभिषेक का कहना है कि उसे ये प्रेरणा सबसे ऊंचा धनिया उगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स से मिली। लॉकडाउन के दौरान अभिषेक ने विश्व के देशों के नाम रटने शुरू किए। कुछ दिनों में अभिषेक को इतना अभ्यास हो गया कि सभी देशों के नाम उसकी जुबां पर है। मैंने विश्व के जितने भी देश होते हैं उनके नाम बोले थे 1 मिनट 58 सेकंड में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ट, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, यमन, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। अभिषेक ने जो किया है उससे उसके पिता का सिर फक्र से ऊंचा हो गया है। उसने साबित कर दिया है कि संसाधनों के अभाव में भी इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अभिषेक की इच्छा है कि वो बड़ा होकर IAS अफसर बने। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।